आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि विकास की मौत गोली लगने के बाद हेमरेज और शॉक की वजह से हुई है। रिपोर्ट में विकास के शरीर पर 10 जख्म होने की बात कही गई है। इनमें से 6 गोली लगने के हैं। बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि भागने के दौरान गिरने की वजह से लगी चोटें हो सकती हैं। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गई थी। पहली गोली दाहिने कंधे पर और 2 अन्य गोलियां बाएं सीने में लगी थी। इसके अलावा विकास के सिर, कोहनी और पेट में भी चोट लगी थी। वहीं रिपोर्ट में ये बात नहीं बताई गई है कि गोलियां कितनी दूरी से मारी गई हैं। हालांकि सभी गोलियां सामने ही लगने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकास ने भागने के दौरान एसटीएफ का मुकाबला किया था। आपको बता दें कि विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कि गोली लगने से मौत होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कुछ जख्म के जो निशान हैं, वो जब गोली लगने के बाद गिर गए थे, उसके बाद भागते हुए उनके जो निशान हैं, गिरने के बाद वो जख्म के निशान उनकी बॉडी पर हैं। और रिपोर्ट में इस तरह के कई खुलासे हुए हैं। इसी के साथ ये भी सामने निकल के आया है कि 3 गोलियां विकास दुबे के आर पार हुई थी और सामने से गोलियां लगी थी, जिससे कि ये साबित हो जाता है कि एसटीएफ का सामना करते हुए विकास दुबे के गोलियां लगी। तो आपको बता देते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कि कई खुलासे हुए हैं। विकास दुबे के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। इसी के साथ 3 गोलियां आर पार विकास दुबे के हुई और जो सामने से गोलियां लगी हैं, इससे ये साफ जाहिर होता है कि विकास दुबे ने एसटीएफ का मुकाबला करने की कोशिश की थी। तो कई अहम खुलासे हुए हैं विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही नगर परिषद के चुनाव का ऐलान करने वाले हैं। आपको बता दें कि ऐसे में श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस ने पंजाब में विकास नहीं करवाया है। प्रदेश में जगह जगह सड़कों का बुरा हाल है, तो कांग्रेस किस मुंह से चुनाव के मैदान में उतरेगी। श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पर हमला। पंजाब में जल्द होने वाले नगर परिषद के चुनाव, आपको बता दें, इसके चलते श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि चुनाव के बारे में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही ऐलान कर सकते हैं और श्रोमणी अकाली दल की तरफ से निशाना साधा गया है कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। और भी कई तरीके से श्रोमणी अकाली दल ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस ने कोई भी काम प्रदेश में नहीं किया है। वहीं पंजाब में तेजी से कोरोना फैल रहा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने राज्य में कई सख्त नियम लागू कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार 2 और विधायक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। फगवाड़ा से विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल और तरनतारन से विधायक धर्मवीर अग्निहोत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है और दोनों के जल्द ठीक होने की कामना की है। तो पंजाब में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 2 विधायक बलविंदर धालीवाल और डॉक्टर धर्मवीर की रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता जा रहा है कि लगातार पंजाब में मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से कई अहम कदम उठाए गए हैं कोरोना की इस रोकथाम के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मामलों में इजाफा हो रहा है, उसके पीछे लोगों की लापरवाही जरूर बताई जा रही है। वहीं अमृतसर के महिंद्रा कॉलोनी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कॉलोनी में रहने वाले 2 भाइयों का किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था आपस में। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने ही सगे भाई को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों भाई नशे के आदी थे और अक्सर इनका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अमृतसर की खबर आपको बता रहे हैं, धारदार हथियारों से एक भाई ने एक भाई की हत्या कर दी। 2 सगे भाई थे, जिन्होंने एक छोटे से झगड़े के पीछे बात इतनी बढ़ गई कि जिसमें से एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। तो नशे की लत थी दोनों भाइयों को, आपको बता दें, और बात इतनी बढ़ गई, छोटी सी बात को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ
बात इतनी बढ़ गई कि एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया, अपने ही भाई की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं पंजाब में। एक ही परिवार के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों में सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं रही है और पंजाब में खास तौर पर इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। आए दिन पंजाब से ऐसी खबर सुनने को मिलती है। पंजाब के अलग अलग जिलों में कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ पंजाब में बढ़ता जा रहा है और इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि लोगों के अंदर सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है। जो एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। दो सगे भाई जिसमें से एक भाई ने दूसरे का कत्ल कर दिया और दोनों ही सगे भाइयों को नशे की लत थी। वही बटाला में एक युवक की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई है। मृतक का नाम नवदीप सिंह है। नवदीप सिंह के परिवार का कहना है कि पुलिस ने कस्टडी के दौरान नवदीप को एक कुछ जहरीली दवाई खिलाई है जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। नवदीप सिंह की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई है। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान बार बार पंजाब के युवाओं की नशों में सफेद जहर घोलने की कोशिश कर रहा है, जिसे बॉर्डर पर तैनात हमारे बीएसएफ जवान नाकाम करने में लगे हुए हैं। ताजा मामले में गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में बीएसएफ ने हेरोइन के करीब 60 पैकेट बरामद किए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 300 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है। बीएसएफ बटालियन 10 ने नशा तस्करों का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि लगातार पंजाब में हालांकि नशे के रोकथाम के लिए पंजाब सरकार की तरफ से नकेल कसी जा रही है, लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं और 60 पैकेट हेरोइन के पाकिस्तान से आ रहे थे। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहा है। वहीं बीएसएफ के जवानों ने को बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई है। उन्होंने इस सफ़ेद जहर को कब्जे में ले लिया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बार बार इस तरह के मामले कहीं ना कहीं पंजाब में जो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों नकेल नहीं कसी जा रही, क्यों पाकिस्तान अपने इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बीएसएफ बटालियन ने नशा तस्करों का पर्दाफाश किया। 60 पैकेट हेरोइन उनसे बरामद की। वहीं गुरदासपुर के साथ ही बरनाला में भी नशा तस्करों पर नकेल कसी गई है। बरनाला में कोविड-19 में भी पंजाब पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में बरनाला पुलिस ने 3 नशा तस्करों के पास से करीब 250 ग्राम अफीम और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। आपको बता दें कि इस गाड़ी में किसी विधायक का स्टिकर भी लगा हुआ है, जिसके दम पर बदमाश आसानी से नशा तस्करी करते थे। मामले पर अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा कि मुखबिर के कहने पर उन्होंने नाका लगाया, जिससे उन्हें तस्करों को दबोचने में कामयाबी मिली। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बरनाला में भी नशा तस्करों को काबू किया गया है। पुलिस ने नशे के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है और पुलिस को सफलता हासिल हुई है। बरनाला पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी थी, जिसके बाद ये तमाम कार्रवाई की गई। तो लगातार इस तरह के मामले पंजाब के अलग अलग जिलों में बढ़ते जा रहे हैं, फिर चाहे बरनाला की बात की जाए या फिर बात की जाए गुरदासपुर की। वहीं फाजिल्का पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान की ओर से आ रहे कैंटर से 1 लाख नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि जिस कैंटर से नशीली गोलियां बरामद हुई हैं वह प्याज से लदी हुई थी। पुलिस के तलाशी के दौरान प्याज की बोरी से नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
तो फाजिल्का पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तलाशी के दौरान नशे का जखीरा बरामद हुआ है। दरअसल प्याज से भरा ट्रक था और उस बोरियों में के अंदर नशा सामग्री पड़ी हुई थी। कैंटर से नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को कब्जे में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी हमने आपको बरनाला और गुरदासपुर की खबर दिखाई थी, जिसमें कि लगातार नशा अलग अलग जिलों से बरामद हो रहा है। और अब ये फाजिल्का, जहां पर फाजिल्का पुलिस को हालांकि बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय है कि नशे का जखीरा इस तरह से बरामद होता है, वो भी प्याज से भरा हुआ टैंकर। लगातार इस तरह के मामले पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पंजाब की बठिंडा जेल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। जेल में बने ब्लॉक नंबर 1 के पास जेल अधिकारियों को एक पैकेट मिला था और जब जेल अधिकारियों ने उस पैकेट को खोला तो उसमें से जेल अधिकारियों ने मोबाइल, सिगरेट और तंबाकू बरामद किया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बठिंडा जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जेल प्रशासन पर हमेशा सवाल निशान खड़े होते आए हैं। बठिंडा जेल प्रशासन की अगर बात की जाए, इससे पहले कई मामले सामने आए हैं जहां पर कई बार बठिंडा जेल से मोबाइल फोन बरामद हो चुका है, सिम बरामद हो चुकी है, नशा सामग्री बरामद हो चुकी है और अब एक बार फिर बठिंडा जेल से ये मामला सामने आया है। तो यहाँ पर नशा सामग्री एक बार फिर से बरामद हुई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल निशान खड़े होते हैं कि बार बार इस तरह के मामले बठिंडा जेल से सामने आते हैं, लेकिन आखिर क्यों इस पर नकेल नहीं कसी जाती? इन मामलों पर क्यों जेल प्रशासन गहरी नींद सो रहा है? क्यों जेल प्रशासन की तरफ से सख्ती नहीं की जाती है? वहीं पंजाब में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। कैप्टन सरकार लगातार कोरोना को रोकने की कोशिशें कर रही है। पंजाब में कोरोना से अब तक 10,100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 305 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में मरने वालों की संख्या 250 के पार जा चुकी है। रविवार को प्रदेश में कोरोना से 8 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। वहीं पंजाब का रिकवरी रेट 64% से ज्यादा है। कहीं ना कहीं पंजाब में मामले जरूर बढ़ते जा रहे हैं और देखा गया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद से लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। कोई प्रिकॉशंस लोग नहीं ले रहे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो वजह बताई जा रही है, लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और डॉक्टर के पास लोग तब जाते हैं जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहब में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फतेहगढ़ साहब के हल्का बसी पठाना में एक महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक महिला को डिलीवरी के लिए सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने महिला का तुरंत इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार महिला का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। वहीं इलाज में हो रही देरी के कारण महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। श्री फतेहगढ़ साहब का ये मामला, जहां पर एक महिला ने कार में ही बच्चे को जन्म दिया। दरअसल महिला अस्पताल गई थी, वहां पर डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि कोरोना रिपोर्ट अभी नहीं है इनके पास, कोरोना रिपोर्ट इनके पास ना होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह के मामले भी देखने को मिलते हैं पंजाब में। वहीं देश दुनिया में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पंजाब के मलेरकोटला में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। मलेरकोटला में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक समाज सेवी संस्था लोगों को घर घर जाके फेस मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है। संस्था लोगों से कोविड नियम की पालन की अपील के साथ लोगों को घरों से कम निकलने का आग्रह कर रही है, ताकि मलेरकोटला में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं लोगों की मदद के लिए। जहां एक तरफ कई समाज सेवी संस्थाएं गरीब लोगों की मदद कर रही हैं, वहीं इस तरह की समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो कि लोगों को जागरूक कर रही हैं और उनको मास्क बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। क्योंकि मलेरकोटला में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, 250 से ज्यादा मामले हैं मलेरकोटला में, जिसके चलते अब इस समाज सेवी संस्था की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और घर घर जाके उन्हें सैनिटाइजर और मास्क बांटे जा रहे हैं।
वहीं रायपुर और रानी क्षेत्र के गांव हंगौला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 23 साल के युवक का शव बिना कपड़ों के गाड़ी से बरामद हुआ। खबर के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। हंगौला के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर ही खड़ी थी गाड़ी, जिसमें से युवक का ये शव मिला है। युवक की पहचान अरुण के नाम से हुई है। खबर की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक कल शाम अपने घर से 25,000 रुपए लेकर निकला था, लेकिन पुलिस की जानकारी के मुताबिक शव के पास से कोई पैसे बरामद नहीं हुए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पंचकुला से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर इस तरह से शव मिला, गाड़ी खड़ी थी और वहां से शव बरामद हुआ। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जब ये शख्स घर से निकला था तो 25,000 रुपए के साथ निकला था और अब इसका शव बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से क्राइम ग्राफ पंजाब में बढ़ता जा रहा है। लेकिन हालांकि पुलिस की तरफ से सख्ती जरूर की जाती है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन बार बार इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। ये दिल दहला देने वाली घटना पंचकुला से सामने आई है। जब ये शख्स घर से बाहर निकला था तो 25,000 रुपए के साथ निकला था, लेकिन जब इस शख्स का शव देखा गया तो इसके आसपास ना तो कोई पैसे थे और इन हालातों में इस शख्स को देखा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 1520 के पास संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। हिमाचल में कोरोना से फिलहाल 430 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं इस जानलेवा बीमारी के कारण अब तक 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि अब तक 1055 से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। वही अगर हम हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो रिकवरी रेट भी यहाँ पर अच्छा है, लेकिन लगातार मामलों के बढ़ने की वजह हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री वाले केसेस ज़्यादा ट्रेस किए जाते हैं। और दूसरा, जो लोगों की तरह से लापरवाही यहाँ पर भी बढ़ती जा रही है। लोग मास्क नहीं पहनते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते हिमाचल सरकार की तरफ से सख्ती भी की जा रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है। वहीं नाहन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दरअसल बीते कुछ रोज पहले एकाएक कोरोना के 10 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद ही प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया। जिला में मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इस बीच सिर्फ मेडिकल सेवाएं और मेडिकल शॉप्स ही खुले रहेंगे। आपको बता दें कि शहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसी बीच शहर में जगह जगह पर पुलिस प्रशासन तैनात है। इसके अलावा गोविंदगढ़ इलाका जो कि कंटेनमेंट जोन में है, वहां से सिर्फ बड़ी गाड़ियों को जाने की अनुमति दी गई है, जबकि छोटी गाड़ियों के लिए दूसरे मार्ग तय किए गए हैं। तो नाहन में जिला प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं और सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा रही है। वहीं देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी बीच कई बार सरकार की तरफ से लॉकडाउन का ऐलान हुआ। ऐसे में कई चरणों में कामकाज को लेकर भी फैसले लिए गए, लेकिन ऊना जिला में कलाकार और गायकों का कामकाज लॉकडाउन के बाद बिल्कुल ठप पड़ गया है, जिसके चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सबको लेकर कुछ गायक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती से मिले और उन्हें सीएम जयराम ठाकुर के नाम एक पत्र सौंपा। गायकों और कलाकारों ने सरकार से कोविड नियमों के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छोटे आयोजनों की शुरुआत की मांग की है, ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके और रोजी रोटी चल सके। तो ऊना में कलाकारों और गायकों का काम ठप है, जिसके चलते उन्होंने गुहार लगाई है मदद की सरकार से। देश में 23 मार्च के बाद कोरोना के कारण परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था, लेकिन कोरोना काल में पहली बार ऊना में परीक्षाएं करवाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ने परीक्षा करवाई है, जिसके लिए प्रदेश में 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कोरोना से बचाव के सारे नियमों का पालन किया गया है। इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रदेश के 21,000 से अधिक लोगों ने अप्लाई किया है। ये एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा के लिए आपको बता दें कि 21,000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है और पहली बार परीक्षाएं हुए हैं प्रदेश में लॉकडाउन के बाद। और इस दौरान तमाम प्रिकॉशंस लिए गए हैं इनकी तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से। लोगों के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के हाथों को पहले सैनिटाइज किया जा रहा है
और कोरोना के चलते पूरी प्रिकॉशंस लेते हुए ही बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने दिया जा रहा है। वहीं पढ़ाई को लेकर हिमाचल प्रदेश हमेशा से सजग रहा है। कोविड के चलते प्रदेश में भी 9 अप्रैल से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन दूर दराज क्षेत्रों में जो बच्चे सुविधा के अभाव से चलते ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने घर में ही पढ़ाई का मटेरियल मुहैया करवाने का फैसला लिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रिंसिपल को अपने आसपास ऐसे बच्चों को खोजने की जिम्मेदारी सौंपी है जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। विभाग ने प्रिंसिपल को इस काम के लिए जरूरत के हिसाब से टीचर्स को भी स्कूल बुलाने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश में पढ़ाई को लेकर ये अहम फैसला लिया गया है। बच्चों को घर जाकर स्टडी मटेरियल दिया जाएगा ऑनलाइन स्टडीज के साथ साथ, और कुछ चुनिंदा टीचर्स को आने की बात भी कही गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को शिक्षा मंत्री का यह आदेश है कि बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ना चाहिए स्कूल बंद होने की वजह से, जिसके चलते उन्होंने ये तमाम आदेश दिए हैं स्कूल के प्रिंसिपल को। कोरोना ने लोगों को घरों में कैद करके रखा है। कुछ लोग इस समय का सदुपयोग करके अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखार रहे हैं। हिमाचल के हमीरपुर के विपिन माहिल पेशे से फिजिक्स लेक्चरर हैं, लेकिन पेंटिंग इनका बचपन से शौक रहा है। समय के अभाव के चलते विपिन कभी अपने शौक को पूरा ही नहीं कर पाए। कोरोना काल में लेक्चरर विपिन ने करीब 1 दर्जन पेंटिंग बनाकर अपने शौक पूरे कर लिए हैं और उनका कहना है कि वो आगे भी इस शौक को जारी रखेंगे। विपिन ने युवाओं से समय का सदुपयोग करने की अपील की है। आपको बता दें कि हमीरपुर में विपिन फिजिक्स के लेक्चरर हैं, लेकिन इनकी पेंटिंग्स का टैलेंट जो है अब निखर के सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी अंदर छुपी प्रतिभा को अब लॉकडाउन के दौरान लोगों के सामने पेश किया है और वाकई विपिन बहुत टैलेंटेड हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सीखने को मिलता है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है, सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। वैसे तो नाहन हमेशा से ही खेती के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार आपको कुछ खास देखने को मिलेगा। दरअसल इस बार गर्मी को देखते हुए नींबू की खेती को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। आपको बता दें कि नींबू की खेती से किसानों को भी बेहद फायदा मिलेगा, साथ ही जंगली जानवरों से फसल भी सुरक्षित रहेगी। नाहन के कई क्षेत्रों में इस साल 23 जुलाई से 26 जुलाई तक 1 लाख नींबू के पौधे लगाए जाएंगे। क्षेत्र के डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि अगर 5 साल तक लगातार 1 लाख नींबू के पौधे लगाए जाए तो किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो 26 जुलाई तक यहां पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे नाहन में 23 से 26 जुलाई तक। सो उनका कहना है यहाँ पर प्रशासन का कि नींबू की खुशबू से जंगली जानवर एक तो भागते हैं, दूसरा आर्थिक मदद भी किसानों को मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।